दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या राजा हैं? भारत लोकतांत्रिक देश है या राजशाही को जीता है? क्या वाकई भारत ऐसी परिस्थितियों में आकर खड़ा हो चला है जहां बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याएं 60% तक बढ़ गई है? क्या भारत ऐसी आर्थिक मजबूरियों में जाकर फंस गया है जहां पर इस देश में और दिल्ली जैसी जगह में केंद्र सरकार की 7,80,000 से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं क्योंकि सरकार वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है? सच क्या है? भारत का किंग है कौन? क्या वाकई नरेंद्र मोदी हैं या फिर उन्होंने अपने प्यादे को इस देश के राजा के तौर पर स्थापित कर दिया है कि आने वाले वक्त में आप चाहे नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा दीजिए, लेकिन उनके द्वारा खड़े किए गए राजा सरीखे व्यक्ति को आप हरा नहीं सकते हैं और उन्हें झुठला नहीं सकते हैं। यह शख्स है कौन? यह शख्स है गौतम अडानी जी। गौतम अडानी का मतलब भारत में आपके घर में राशन से लेकर हवाई जहाज और इस देश के खनन क्षेत्र से लेकर बिजली क्षेत्र, इस देश के भीतर में हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक, इस देश के बंदरगाहों से लेकर सोलर एनर्जी तक, जो सोचना है सोच लीजिए। और सोचते सोचते यह भी सोचिए, इस देश में हथियारों की आपूर्ति कराने की दिशा में भी अब अडानी बढ़ चुके हैं। असल राजा होता कौन है? क्या वो राजा इस ताकत के साथ सत्ता में मौजूद रहता है कि जनता उसे चुनती है, या फिर उस राजा को जनता की फिक्र होती है? जी नहीं, यह एक नया दौर है। आपके सामने भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर नजर भी आएगा। चुनाव को हर 5 बरस में यह देश जिएगा भी बहुत उल्लास और उत्साह के साथ। इस देश में इन तमाम परिस्थितियों में गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जेबें खाली होगी, खुदकुशी बढ़ने लगेगी, टकराव समाज में बढ़ने लगेगा, अराजक परिस्थितियां सियासी दांवपेच में फंस कर रह जाएगी, नफरत के शब्द भी निकल कर आएंगे। लेकिन आज हम जिक्र इंडिया के इस नए किंग का करना चाहते हैं। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें अगर आप सत्ता के साथ खड़े हो जाएं या सत्ता आपको चुन ले तो फिर आप सोना नहीं पारस बन जाते हैं? यह कमाल की परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में अडानी ग्रुप जी रहा है। जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के 2001, उस समय अडानी की नेटवर्थ क्या होगी? 2014 में जब मुख्यमंत्री छोड़कर प्रधानमंत्री की दिशा में नरेंद्र मोदी बढ़ गए, उस समय अडानी की नेटवर्थ क्या होगी? और आज की तारीख में अडानी की नेटवर्थ क्या होगी? इस देश के सबसे रईस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं या किसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं? इस देश के प्रांत दर प्रांत में आप बीजेपी को चुनाव हरा सकते हैं, लेकिन आप अडानी को परास्त नहीं कर सकते हैं। और जो पार्लियामेंट के भीतर या विधानसभाओं में या रैलियों में अडानी का नाम लेकर उन्हें सीधे निशाने पर लेते हैं, वह राहुल गांधी भी सुन लें। उनके अपने शासित राज्यों में भी अडानी का साम्राज्य फल फूल रहा है और विस्तार पा रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं, जो बार बार कॉरपोरेट को लेकर सत्ता को निशाने पर लेते हैं, उन्होंने भी अपने राज्य में अडानी की एंट्री करा दी है। यह नाम पश्चिम बंगाल से जुड़ा है जी। ममता बनर्जी को भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अडानी को रोक पाए। हल्दिया पोर्ट को लेकर समझौता हो गया। आने वाले वक्त में तेजपुर पोर्ट भी उनके पास होगा। और जो पूरा बिजनेस मॉडल अप्रैल में नजर आएगा, जब पश्चिम बंगाल अपने तौर पर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट मांगेगा, तब उस वक्त अडानी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, इसी साल अप्रैल के महीने में। लेकिन इस सफर पर चलने से पहले आप गरीबी की पेटी बांध लीजिए, असमानता की सोच को अपने भीतर भर लीजिए। इस देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों में किस तरीके से किन शब्दों का इस्तेमाल सियासत करती है और कहती है हम जनता के लिए हैं और जनता के लिए ही मरने मिटने को तैयार हैं, तब वो सोचना शुरू करे कि जो भी इस देश की विकास दर है, जो भी इस देश की पूरी इकोनॉमी का खाका है, उसके समानांतर एक राजा की तस्वीर हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। यह तस्वीर रोचक है या यह तस्वीर भारत की त्रासदी है, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। क्योंकि जिस वक्त 2002 में 2001-2 में जब
गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली से नरेंद्र मोदी को भेजा गया। उस समय अडानी का नेटवर्थ जो था वो 76.5 करोड़ डॉलर, रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5,786 करोड़ रुपए। 2001-2 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो साम्राज्य बढ़ने की शुरुआत होती है वो कहां तक जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर दिल्ली आते हैं और उस वक्त 76.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर नेटवर्थ हो जाता है 10 अरब डॉलर, यानी 10 बिलियन डॉलर, यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 75,643 करोड़, यानी 5,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक अडानी का नेटवर्थ पहुंच गया। और उस दौर में क्या कुछ कैसे कैसे हिस्से में लेते चले जा रहे थे और किन परिस्थितियों में थे उससे पहले आए। लेकिन इन बीते 8 वर्ष में, यानी 2022 में जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो यह जो 10 बिलियन डॉलर था वो बढ़कर 90 बिलियन डॉलर को पार कर गया। 90 बिलियन डॉलर यानी 6,83,000 करोड़। तो कितनी तेज की रफ्तार है ये। इस रफ्तार के दायरे में अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, मनमोहन सिंह की सत्ता चली गई और अब नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो राजनीतिक सत्ताओं के आश्रय उस वक्त कोई कॉरपोरेट इतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ पाया। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल है कि आने वाले वक्त में, जब मौजूदा वक्त में ही जो बीजेपी का विरोध करते हैं, अडानी को निशाने पर लेते हैं, उसी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता जिन राज्यों में है वहां पर भी अडानी का बिजनेस का विस्तार हो रहा है। और ममता बनर्जी ने भी विस्तार का स्पेस दे दिया। कोई राज्य अछूता नहीं है जहां पर अडानी की कंपनी किसी न किसी रूप में काम न कर पा रही हो। और किसी न किसी रूप का मतलब यह है कि अगर आपके जहन में राशन आ जाए, और राशन का मतलब आटा, चावल, चीनी, खाने वाला तेल, कुछ भी आप सोच लीजिए, वो सब कुछ अडानी की कंपनी बनाती है। इसके आगे बढ़िएगा, कहिएगा अनाज के लिए भंडारण कहां होता है, तो एफसीआई का गोडाउन है। तो एफसीआई के गोडाउन को भी मात करने की परिस्थिति में अडानी का ग्रुप आकर खड़ा हो चला है। मध्य प्रदेश की सरकार से तो उन्होंने शाही अंदाज में समझौता किया है, सारा भंडारण हमारे यहां, उसकी एवज में इतने करोड़ रुपए और उसकी एवज में हम अनाज बहुत शानदार तरीके से रखा करेंगे। और यह पंजाब में फैला, यह महाराष्ट्र में फैला, यह बंगाल तक गया, हर जगह, उत्तर प्रदेश में आ गया, तमाम जगहों पर भंडारण की स्थिति। उसके बाद बढ़िए, इस देश के भीतर में अगर आपके जहन में कहीं भी यह सोच है कि सेना के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति भी कौन करता है, तो अब एक ही नाम है, वो है अडानी का नाम। और इसके बाद जब आप प्राकृतिक गैस से जुड़े या फिर अब किसी भी चीजों से जुड़ते चले जाइए, आपके जहन में अगर इस देश का पावर सेक्टर आता है, अगर आपके जहर में इस देश के पोर्ट्स आते हैं, अगर आपके इस देश के हवाई अड्डे आते हैं, रेलवे आता है, कुछ भी आता है, वो सब कुछ जोड़ते चले जाइए और जोड़ते जोड़ते यहां तक आ जाइए। जब आप बंदरगाहों का जिक्र करते हैं तो अडानी की शुरुआत मुंद्रा बंदरगाह से होती है। मुंद्रा बंदरगाह के भीतर जब आप जाइएगा तो वहां पर प्राइवेट पटरियां बिछी हुई है जो रेलगाड़ियों से वहां के भीतर में माल की आवाजाही करते हो, प्राइवेट है। उसके भीतर में प्राइवेट हवाई अड्डा भी मौजूद है और यह SEZ में आता है। SEZ में कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी SEZ के तहत जो प्रमोटर होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इस एक जो इकोनॉमिक जोन है उसका भी लाभ है और यह बहुत जगहों पर है क्योंकि राजा है और सत्ता उनके साथ खड़ी है। सत्ता आने वाले वक्त में अपनी सियासत को कैसे साधेगी और लोकतंत्र जब पैसों पर आश्रित हो जाएगा तो किसके पास पूंजी होगी और कौन पॉलिटिकल पार्टी और कौन सा नेता इस देश में राजा हो जाएगा, यह बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मुंद्रा बंदरगाह इतना बड़ा बंदरगाह है जहां पर इस देश का तकरीबन 25% माल वहीं पर आता उतरता है। और जो हमने बताया उसके भीतर में बिजली का प्लांट है, निजी रेलवे लाइन है, निजी हवाई अड्डे हैं। और अब हम जो राज्यों के नाम लेने जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में इनके बंदरगाह हैं, उन तमाम बंदरगाहों से जुड़ने वाली जो रेलवे लाइन है उसको अडानी अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है और उसको वो अडानी के हाथ में आ जाएगा, यानी इनकी कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। वहां के लिए चाहते हैं कि वह उनके हिस्से में रहे और प्राइवेटली वो वर्क कर सके। इसमें मुंद्रा यानी गुजरात से निकलिएगा तो गुजरात के कई पोर्ट्स हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र, अब समुद्र के किनारे चलते चले जाइए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया और अब बंगाल भी हो गया।
सारे राज्यों को आप देखते चले जाइए, तमाम जगहों के बंदरगाह मौजूदा वक्त में, इस वक्त इनको पोर्ट किंग कहा जाता है, लेकिन हम तो इंडिया किंग कह रहे हैं। क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति में जब आप हवाई अड्डों की फहरिस्त में निकल कर आएंगे तो हाल में बड़ी बहस चली थी मुंबई के हवाई अड्डे को लेकर, जो दिल्ली के बाद सबसे बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सबसे ज्यादा वहीं से होती हैं। उसका भी लगभग उन्होंने 74% इक्विटी जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अभी उनके पास है। इसके अलावे अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, इन तमाम एयरपोर्ट्स पर कौन देखभाल करेगा? अडानी की कंपनी करेगी। बंदरगाह देख लिया, पोर्ट देख लिया। जब आप पावर सेक्टर में आते हैं तो पावर सेक्टर में कोई राज्य बचा हुआ नहीं है। झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और इसके समानांतर में कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। आप पब्लिकली अडानी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन आपके अपने राज्यों में कोई अल्टरनेटिव आपके पास इकोनॉमिकली मुख्यमंत्रियों के पास नहीं बचता है और वो समझौता कर लेते हैं। कैसे कैसे समझौते किस किस रूप में किए, यह भी इसलिए रोचक हो चला है क्योंकि मैसेज यह है कि आप नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन आप अडानी को नहीं हरा सकते हैं, इस देश की पूंजी को नहीं हरा सकते, और डेमोक्रेसी उसी पूंजी में निवास करती है। समझौता 24 घंटे पहले ही वेस्ट बंगाल में हुआ है, जो उसका हल्दिया डॉक पोर्ट है, उसमें तकरीबन 298 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है और 2024-25 तक वह एक लिहाज से चलने लगेगा। और अप्रैल 2022 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट है, अडानी के ग्रुप ने कहा है कि तब हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी ममता बनर्जी का दरवाजा भी खुल गया है। और अभी हल्दिया में है, वहां पर एक एडिबल प्लांट, एडिबल ऑयल का प्लांट है, जो खाने वाला तेल होता है उसका प्लांट वो लगा चुके हैं अडानी वेलमेयर कंपनी के साथ। पूर्वी मिदनापुर में जो तेजपुर ग्रीन फील्ड सी पोर्ट है उसमें 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। बीरभूम में देवचा पचामी जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा कोल प्रोजेक्ट है, वह भी अडानी के पास है। यह तो हो गए विपक्ष की वह भूमिका जो अपने तौर पर कॉरपोरेट और अडानी को निशाने पर लेती है। क्यों लेते हैं निशाने पर आप? इस देश की इकोनॉमी और विजन अगर कॉरपोरेट और पूंजी के आश्रय और मार्केट के हिसाब से चलता है और लोगों को हाशिया और गरीबी में ही ढकेलना है, तो फिर आपका मतलब है आपकी इकोनॉमिक्स कमजोर है, आपके पास कोई दूसरा मॉडल नहीं है। और जब दूसरा मॉडल नहीं है तो जो मॉडल इस देश में इस वक्त खड़ा कर दिया गया है, उस मॉडल को ढाने की स्थिति में कौन आ पाएगा? शायद कोई नहीं आ पाएगा। इसलिए XYZ कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता चला जाए, वह उन्हीं के हिसाब से काम करेगा। हम यहां पर छत्तीसगढ़ का जिक्र करना चाहते हैं। परसा ईस्ट और कैंसन बेसन जो है, यह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है इसके द्वारा है, लेकिन इसको चलाता कौन है? अडानी इंटरप्राइजेस, और पूरा उनके MDO कहा जाता है इसको, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर के तौर पर। कई माइंस उनके पास है, यानी छत्तीसगढ़ के भीतर भी वहां पर भी जो स्थितियां हैं, और वहां पर हंसदेव अरण्य कोलफील्ड जो है, यूपीए गवर्नमेंट में कहा गया था कि इसको हम लोग नहीं चालू करेंगे चूंकि इससे वहां की वनस्पति, जानवरों, इसका जिक्र था, उसको भी मान्यता मिल गई। ये सारी चीजें अपने तौर पर चलती है। इससे पहले 2015 में अडानी ने छत्तीसगढ़ में कदम रखे थे और मजबूत हो गए। उस समय 2 प्रोजेक्ट लेकर आए थे, एक कोल टू पॉली जनरेशन प्रोजेक्ट था और दूसरा राइस बैरन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और रिफाइनरी थी, जो तकरीबन 25,000 करोड़ की यह योजना थी। उसको इंप्लीमेंट कर लिया गया। जो GMR छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग लिमिटेड है, उसको अडानी पावर अपने हाथ में ले चुका है। ये रायपुर में ही है, वहां पर एक गांव है रायखेड़ा गांव, वहाँ पर ये सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है 1370 मेगावाट का, वह भी छत्तीसगढ़ में मौजूद है, वह भी अडानी के पास है। इतना ही नहीं, जो नेशनल हाईवे है NHAI है, उसने जो सड़कें 6 लेन 8 लेन बनाने की, उसमें भी अडानी ग्रुप आ गया, छत्तीसगढ़ में घुस गया और 1140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें भी किया गया है। राजस्थान दूसरा राज्य है। राजस्थान की कौन सी परिस्थिति है? राजस्थान के भीतर देखिएगा तो वहां पर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी समझौता मौजूदा सरकार ने किया है, जो कांग्रेस की सरकार है। यानी पार्लियामेंट में राहुल गांधी कुछ कहे, वहां पर गहलोत सरकार कुछ कहे। यहां पर राहुल गांधी कुछ कहे, वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार उनके माइंस को क्लियरेंस देना शुरू कर दे। यहां पर कुछ भी कहा जाए कांग्रेस, लेकिन पंजाब में हर चीज बनेगा, यहां तक कि किसानों का आंदोलन और वहीं पर भंडारण की स्थितियां भी क्रिएट करने के लिए जमीन राज्य सरकार ने दी। ये कौन सी स्थिति है ये समझने, क्योंकि जब हम सोलर पावर की दिशा में भी बढ़ते हैं तो सोलर पावर की जो अलग अलग राज्य है उसमें तमिलनाडु आ गया, कर्नाटक आ गया,
आंध्र प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, तेलंगाना आ गया, उड़ीसा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया। राजस्थान का जो है वो पोखरण, मर्चेंट, कानासूर, रास्तापुर, बेबरा, ये सारी चीजें जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, सोचिए उन राज्यों में है जो राज्य की आंखों में नहीं सुहाता है उनकी राजनीति में कि क्यों मंजूर करे। लेकिन राजा तो राजा होता है, और राजनीति जब होती है वो किसी राजा को अगर खड़ा कर दे तो फिर सारी चीजें इस देश के भीतर में बहस के दायरे में होगी अडानी। लेकिन उनके विस्तार की कहानी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कोई शख्स 21वीं सदी में कदम रखता है तो उसके पास 5,000 करोड़ है, और वो बढ़ते बढ़ते 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ के लगभग पहुंचने की स्थिति में 2022 में आ गया। ऐसी रफ्तार इस देश के भीतर की इकोनॉमी की क्यों नहीं हो पाई? तो क्या इसका मतलब माना जाए कि प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमी को चला सकता है, देश को चला सकता है? क्योंकि हर सेक्टर में जब उसकी मौजूदगी है, और वो मौजूदगी 2 शर्तों पर हुई हो, एक तो उसने खुद खड़ा किया हो, और दूसरा सरकार ने उसको कौड़ियों के मोल देना शुरू कर दिया हो, और उसको डेवलप करने के लिए भारत के बैंकों ने बड़ी तादाद में कर्ज भी देना शुरू कर दिया हो। और शायद इसीलिए अडानी दुनिया के 6 देशों में भी फैले हुए हैं जहां पर इनके पावर प्रोजेक्ट्स और माइंस वगैरह चलते हैं। और झारखंड का जो पावर प्रोजेक्ट है वो तो बिजली ही पैदा की जा रही है बांग्लादेश के लिए। तो कमाल की स्थितियां हैं। इन स्थितियों के बीच के 3 सत्य को समझने की बहुत साफ तौर पर जरूरत है। पहला सत्य, इस देश का कॉरपोरेट अपने बूते कभी भी इस देश की उन्नति नहीं कर पाया है। कॉरपोरेट ने अपनी उन्नति इस देश की संपत्ति को सत्ता के जरिए कौड़ियों के मोल लेकर अपने नेटवर्थ को बढ़ाया है। तीसरी बात है, दरअसल राजनीतिक सत्ता के हाथ में जनता जब सारे पावर दे देती है तो उस पावर का दुरुपयोग वह अपने मित्र बंधुओं को पूंजी, देश की पूंजी उनके हाथों में सौंपकर कैसे करती है, ये बैंकों के दिवालियापन जो हाल में हुआ उसके दायरे में कौन कौन था उससे भी समझ लीजिए, और इस देश के भीतर में जो पीएसयूज दिए गए और अब जो निजीकरण और मोनेटाइजेशन का दौर है वो किन के हाथों में जा रहा है। इसकी एवज में इस देश में राजनीतिक सत्ता, नरेंद्र मोदी राजा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी काल में क्या गवर्नेंस काम कर रही थी? अगर काम कर रही थी तो एनसीआरबी का जो डाटा आया वो तो दिल दहलाने वाला डाटा है, क्योंकि उसने जानकारी दी कि दरअसल अब बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की तादाद में 2014 की तुलना में 60% की बढ़ोतरी हो गई। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो दिवालिया होते चले जा रहे हैं, उनकी भी खुदकुशी बढ़ती चली जा रही है। 2020 में 3,500 से ज्यादा बेरोजगारों ने खुदकुशी की है। 3,548 उन बच्चों ने खुदकुशी की है जिनके हाथ में डिग्री थी, जो सब कुछ पढ़कर निकले थे इस देश के लिए कुछ करने के लिए, उन्हें भी रोजगार मिला नहीं। जो डाटा निकल कर आया है 2018-19-20 का, 9,140 बेरोजगारों ने खुदकुशी की। उससे पहले के 4 साल जो मोदी सरकार के थे, 2014, 2015, 2016, 2017, उन 4 सालों में 9,400 बेरोजगारों ने खुदकुशी की, और उसके बाद के 3 सालों में 9,140, यानी कुल मिला दीजिएगा तो तकरीबन 18,540 बेरोजगारों ने मोदी काल में खुदकुशी की। आपके जहन में यह सवाल होगा, पहले खुदकुशी नहीं हो रही थी क्या? तो यकीन जानिए पहले खुदकुशी हो रही थी, लेकिन उसकी संख्या उन बीते 7 सालों में अगर देखें, 2014 से पहले के 7 सालों में देखें तो वह 7 सालों की संख्या सिर्फ 2,776 है, और इस दौर में 18,540 है। कोई अंतर नजर आता है? और तो और जो कर्ज और दिवालियापन है उसमें 2019 में सबसे ज्यादा खुदकुशी की गई, 5,908 लोगों ने खुदकुशी की। यहां से एक दूसरा सवाल निकलता है। अभी हाल ही में संसद में भगवान की शक्ल में अंबानीज और अडानीज को देखा गया कि वो कितना रोजगार दे सकते हैं, लेकिन जब उसकी भी जानकारी मिली कि इस देश में जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपे जा रही है तमाम बड़ी चीजें, उसके जरिए रोजगार देने की परिस्थितियों में जो अंतर आता है वह 20 और 80 का रेशियो है। यानी 80 लोग जो पीएसयूज में काम करते थे, देश की अलग सरकारी संस्थानों में काम करते थे, जब वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है तो वहां से सिर्फ 20 लोग ही उस 80 जगह की होते हैं, यानी 60 लोग बाहर हो जाते हैं।
यह स्थिति इस देश में बेरोजगारी की है। और बेरोजगारी का दूसरा सच यह है, जब सरकार गवर्नेंस नहीं संभाल पा रही हो और मानकर चल रही हो कि हमें इस देश को चलाने के लिए कुछ ही प्लेयर्स चाहिए, एक प्लेयर बैंक देखे, एक प्लेयर पावर सेक्टर देखे, एक प्लेयर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखे जिसमें हवाई अड्डे भी हों, पोर्ट्स भी हों, रेलवे भी हो, एक प्लेयर टेलीकम्युनिकेशन देखे, एक प्लेयर सिर्फ ऑयल देखे, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कम कर दीजिए और फिर देश चलाने लगी। और देश में आप फिर अपने आप को आप तानाशाह कह लीजिए, सबसे बेहतरीन स्टेट्समैन कह लीजिए, राजा कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स जब कम होते चले जाते हैं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, और जिसकी विविधता ही दुनिया में पहचान है, उसमें जब 10 से 12 लोग ही देश चला रहे होंगे तो सोचिए उनकी ताकत क्या होगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का क्या हाल होगा, यह जानने के लिए सरकार ने ही पार्लियामेंट में जानकारी दी कि टॉप मोस्ट जो 3 हैं जो रोजगार देते हैं, उसमें एक आरआरबी है, रेलवे भर्ती बोर्ड, दूसरा है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, और तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तीनों ने मिलकर 2,65,468 लोगों को 3 साल में नौकरी दी। और जानकारी निकल कर आई कि उसको अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या थी 4,80,00,000। 4,80,00,000 में से आपने 2,67,000 को नौकरी दी। ये आपकी उपलब्धियां हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा, जो परीक्षा में शामिल हुए, उनकी फहरिस्त 4,80,00,000। ये कल्पना के परे है। भारत जैसे देश में बेरोजगारी की जो परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों के भीतर का एक सच और है, ऐसी कौन सी स्थिति है कि जब किसी देश की अपनी इकोनॉमी नेगेटिव में जाए और दूसरे की इकोनॉमी पॉजिटिव नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी रईस से कहीं ज्यादा तेजी से नेटवर्थ की दिशा में बढ़ती चली जा रही हो, तो इसका मतलब है कि देश उसके हवाले कर दिया गया कि अब तुम्हें जैसे मतना है मथो, और जैसे पूंजी बनानी है बनाओ। धीरे धीरे भारत पूंजी के आश्रय सिमटता चला जाए, छोटा होता चला जाए, गरीबों की तादाद चाहे बढ़ती चली जाए, गरीब 5 किलो अनाज पर जीवित रह जाएगा। हम एक ऐसी फिलॉसफी में आकर फंस गए हैं जहां पर वेलफेयर स्टेट का मतलब मुफ्त में 5 किलो अनाज देना है, और दूसरी तरफ 50,000 करोड़ से ज्यादा की परिस्थितियों को हर सेकंड बढ़ाते चले जाना है प्राइवेट सेक्टर में। ये कमाल की इकोनॉमी है, और वही रेवेन्यू मॉडल हमारे सामने है। इसका मतलब है कि कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, बीजेपी हो, XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इनके पास अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है जो मार्केट इकोनॉमी के पैरेलल में इस देश के लोगों को लेकर खड़ा हो और स्वावलंबन इस लोगों के अपने हुनर और ज्ञान के जरिए डेवलप कर पा रहा हो। यह स्थिति इस देश के भीतर में नहीं है। और आखिरी बात, संयोग ऐसा है, राजपाट छोड़कर चले गए थे गौतम बुद्ध, और राजपाट से सटकर और राजपाट की सुरक्षित जमीन बनाकर जिस शख्स ने इस देश में खुद को राजा के तौर पर स्थापित कर लिया, और आने वाली कोई भी राजनीतिक सत्ता उस शख्स को डिगा नहीं सकती है, उसका नाम भी गौतम ही है, गौतम अडानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।